नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात आंध्र तेलंगाना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश इंतखाबात में मजबूत कौन। आंध्र प्रदेश में सिरुखी मुकाबला है। तेलुगु देशम अपनी फलाही स्कीमात को लेकर दोबारा इख्तिदार में आने की कोशिश में है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलुगु देशम पार्टी पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम आयद कर रही है। वहीं दूसरी जानिब जनसेना तेलुगु देशम और वाईसीपी पर रियासत के अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद कर रही है। रियासत की तकसीम से नाराज अवाम ने कांग्रेस पार्टी को गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में यकसर मुस्तरद कर दिया था। हालांकि इस बार आंध्र के मौजूदा सियासी माहौल में कांग्रेस पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमद अली खान, उम्मीदवार कांग्रेस लोकसभा करनूल, और अब्दुल वारिस, उम्मीदवार एसडीपीआई लोकसभा करनूल, संजय तिवारी, एसोसिएट एडिटर हैदराबाद। आप तीनों का खैर मकदम है, स्वागत है। संजय तिवारी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने आंध्र प्रदेश का दौरा किया, चूंकि हमारे साथ वाईएसआर और टीडीपी के नुमाइंदे नहीं है आज उनकी नुमाइंदगी के लिए, जो कुछ आपने टीडीपी और वाईएसआर के लिए सियासी माहौल वहां देखा है, क्या लगता है किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला आपको? संजय तिवारी। सैयद, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला में जो है वो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच में नजर आ रहा है, यानी चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच में नजर आ रहा है। और तीसरा जो फ्रंट एक जो पवन कल्याण ने खड़ा किया है वो उनकी जनसेना पार्टी है, जिसने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी से वो जो है अलायंस किया है। हालांकि वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, यानी जो जहां काबू बहुल इलाके हैं वहीं तक जनसेना का थोड़ा सा वर्चस्व माना जाता है। वो ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी में, और बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। तो मुख्य मुकाबले में जो है वो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन रेड्डी जाहिर तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, और जो स्पेशल स्टेटस जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे को ये हासिल नहीं कर पाई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस तरह के चार्जेस लेके वो चुनाव मैदान में है। जबकि चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि उन्होंने हैदराबाद बनाया और अब वो उसी तरह से आंध्र प्रदेश को और उसकी राजधानी अमरावती को बनाना चाहते हैं। जो धोखा हुआ है वो उनका कहना है कि बीजेपी ने उनको डिच किया है। तो कुल मिला के विलन जो है वो बीजेपी को बना के चंद्रबाबू नायडू आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि उनका कहना है कि जगन मोहन रेड्डी चूंकि आजकल उनके कहीं ना कहीं बीजेपी से अच्छे संबंध चल रहे हैं और वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उन आरोपों के आधार पर बॉल ड्रिबल हो रही है दोनों के बीच में। बाकी दूसरी पार्टियां जो कांग्रेस है और जो बीजेपी है वो कितना कर पाएगी वो डिपेंड करेगा इन दोनों के वोट किस तरह से डिवाइड होते हो उस पर। सीधे सीधे मुकाबला जो है वो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच में नजर आ रहा है। बिल्कुल। अहमद अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लोकसभा करनूल से उम्मीदवार हैं। अहमद अली साहब, जिस तरह से टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच मुकाबला, जिस तरह के हमारे संजय तिवारी हमारे नुमाइंदे ने कहा, क्योंकि वो पूरा दौरा करके आए हैं, कांग्रेस 2014 में जिस तरह से पिछड़ी थी, क्या इस बार कांग्रेस अपना एहसास करा पाएगी इन इलेक्शन और इन दोनों पार्टियों के बीच? आपकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है अहमद अली खान साहब, जब तक ठीक कर ले आवाज़ को। अब्दुल वारिस, एसडीपीआई के उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं। अब्दुल वारिस साहब, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, बीजेपी, फिर जनसेना, इस बीच में एसडीपीआई की अपनी जमीन कितनी है आंध्र प्रदेश में? अब्दुल वारिस। लगता है आवाज नहीं
पहुंच पा रही है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय तिवारी, जिस तरह से आपने कहा कि सख्त मुकाबला टीडीपी और वाईएसआरसीपी के दरमियान लग रहा है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले में जिस तरह से जन सेना सामने है, फिर एसडीपीआई है और इस तरह की लेफ्ट की पार्टियां भी वहां पर हैं, बड़ा अजीब और गरीब माहौल है आंध्र प्रदेश का। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू दोबारा अपनी सरकार बनाए या कम से कम जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए उतनी ले पाए, ऐसी सूरत हाल क्या बाबू के लिए लगती है? चूंकि एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं और एक बदलाव की सूरत हाल भी वहां पर नजर आ रही है, क्या लगता है? जिलानी, माहौल थोड़ा सा टफ है इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए। आप समझिए पिछली दफे जो 2014 में चुनाव हुए थे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू के साथ जनसेना यानी पवन कल्याण का समर्थन हासिल था। अब पवन कल्याण जो है वो कापूस के कहीं ना कहीं जो उनसे कनेक्ट महसूस करते हैं, कापूस जो वहां पर एक डोमिनेंट कास्ट है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बीजेपी साथ में थी, बीजेपी का जो कार्डर था वो चंद्रबाबू नायडू के साथ था। तो ये तीन फोर्सेस एक साथ काम कर रही थी और उसके बाद भी मार्जिनल विक्ट्री हुई थी चंद्रबाबू नायडू की। वाईएसआरसीपी सत्ता में आते आते फिसल गई थी, वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं था। अब ये समस्या ये है कि इस बार बीजेपी अलग है और जो जनसेना है वो अलग है। अब रह गया कांग्रेस, जिसके साथ टीडीपी का अलायंस है। वो कांग्रेस ने कहीं पे भी सीटों का अलायंस नहीं हुआ है टीडीपी के साथ, यानी पूरे 25 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पूरे 25 सीटों पर टीडीपी के उम्मीदवार हैं। खुद आमने सामने हैं। कैसा अलायंस है ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, और ये सारे कंफ्यूजन का कहीं ना कहीं फायदा जो है वो वाईएसआरसीपी को मिल सकता है इस बार। इस तरह का लोगों का वहां पर अनुमान है। जी हमारे साथ अहमद अली खान और अब्दुल बारिस एक बार फिर जुड़ गए हैं। अहमद अली खान कांग्रेस उम्मीदवार हैं। अहमद अली खान, जिस तरह से पिछली बार के मुकाबले में आप लोगों ने पिछली बार माना था कि अलहदा तेलंगाना और आंध्र के चक्कर में इस लहर में कहीं आप बह गए थे, लेकिन क्या से रुखी या कहें चार रुखी मुकाबला इस बार आंध्र प्रदेश में है? कांग्रेस इस बार क्या अपने वजूद का एहसास करा पाएगी इस तगड़े मुकाबले में? अहमद अली खान जी बेशक करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अवामी लड़ाई लड़ रही है, ना कि बल्कि जो है सियासत में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारी लड़ाई इसके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि आंध्र प्रदेश को हक जो है 5 करोड़ आंध्र प्रदेश लोगों को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लाने का जो है, हमारी लड़ाई इसके ऊपर है। और तमाम अवाम जान चुकी है कि दोनों रीजनल पार्टीज इसके ऊपर फेल हो चुके हैं। तो जो हुकूमत चला रहे थे तेलुगु देशम वो फेल हो चुके हैं, और जो अपोजिशन में रहे जगन मोहन पार्टी वो भी फेल हो चुकी है। तो आवाम जानती है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए और अगर आना है आंध्र प्रदेश को, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, कांग्रेस पार्टी से ही ला सकती है। यानी आप स्पेशल स्टेटस को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? जी ठीक। अब्दुल वारिस एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जहां कहीं ना खोती भी नजर आ रही है। टीडीपी, वाईएसआरसीपी, कांग्रेस, लेफ्ट, फिर जनसेना, इस बीच में एसडीपीआई किसके वोट लेगी और आपका अपना मंशूर क्या है आंध्र प्रदेश में? बेशक एसडीपी भी अपना वजूद कैसा दिलाएगी। जी, एसडीपी एक बहुत बड़ी मुहिम है, सियासी मुहिम, जो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रही है। अगरचे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम आबादी आंध्र प्रदेश का पहला नंबर आता है बाइफर्केशन के बाद, जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होती भी हमको नजर आती है। ठीक, 2009 का इलेक्शन देखते हैं या 2014 का इलेक्शन, तो बड़ी ही मुश्किल से ये जो सियासी पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस का नाम ले सकते हैं जी, चाहे तेलुगु देशम हो या जगन मोहन रेड्डी साहब की वाईएसआर, अभी जैसा हम देखते हैं कि इस बार एक भी एमपी का एक भी कैंडिडेट वाईएसआर से नहीं मिला है, मुसलमानों को नहीं दिए हैं, सिर्फ 5 एमएलए दिए हैं जी, और तेलुगु देशम सिर्फ 3 उम्मीदवार दिए हैं जी। यहाँ पर नाइंसाफी और इंसाफ की लड़ाई एसडीपी लड़ रही है। नहीं, इंसाफ और नाइंसाफी के बीच क्या आंध्र प्रदेश में कोई लोकसभा का ऐसा हल्का है जहां मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाए? हाँ, क्यों नहीं जीत सकते? जैसा कर्नूल है,
जी, जहां पर 4 लाख के उससे करीब मुसलमानों की आबादी है जी, वहीं BCSP 4 लाख के करीब है। ये बहुत अच्छा अल्फा है, 18% वजूद अपना। नहीं, लेकिन जब भी इस तरह का बड़ा हल्का होता है अक़लियतों का, वहां पर YSRCP जगन के साथ जो है MIM सपोर्ट कर रही है, खुलेआम MIM कहती है कि जगन को जिताना है, तो ऐसे में वोट तकसीम होगा ना सर? MIM की हुदूद तेलंगाना बॉर्डर तक नहीं, आंध्रा में उनका वजूद कुछ भी नहीं। पिछली बार बहुत सी बार यही कर्म के हल्के में MLA के लिए लड़े थे MI के कैंडिडेट, 500 से ज्यादा वोट नहीं ले पाए। अनंतपुर में भी इनका वजूद नहीं। वो सत्ता वहां पर हैदराबाद में है, लेकिन यहां पर MIM का कोई असर नहीं है। नहीं, अगर MIM SDPI ठीक है और फिर अक़लियती वोट पर हक जो जता रहे हैं TDP YSRCP, इस तरह से वोट बटेगा, 4 पार्टियों में वोट बटेगा, तो निकलेगा कौन? देखो, वोट बढ़ता कौन कैसे लेता है वोट एक अलावा क्वेश्चन है जी, लेकिन जितनी भी माइनॉरिटीज के ऊपर जो बातें कर रहे हैं ये लोग अब तक क्यों नहीं दिए, और सिर्फ वोट चाहिए, उम्मीदवार क्यों नहीं रखते अपना? ठीक, क्यों नहीं रखते उम्मीदवार? क्या मुसलमान से वोट देकर इनको आगे बढ़ाने वाला है? बस इसका होता ही है वोट हमारा, हुकूमत तुम्हारी वाला मामला दिख रहा हूं कि यहां पर माइनॉरिटी के साथ एकदम नाइंसाफी है। अहमद अली खान साहब को जो अब दिए हैं इस बार, इतने बार 10 साल से क्यों नहीं दिए? आज क्यों अहमद अली खान की याद आ रही है कांग्रेस को? क्यों आज जगन साहब को 5 MLAs की याद आ रही है? इससे पहले क्यों नहीं दिया गया? जहां इनको वोटों की जरूरत पड़ती है वहां पर जी। अहमद अली खान साहब, अब्दुल वारिस का इल्जाम है कि किसी को मुसलमानों की याद नहीं आई, इस बार याद आ रही है। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। 2014 के इलेक्शन भी मैं कर्नूल असेंबली के लिए लड़ा हूँ और एक बहुत बड़ा कर्नूल का एक माना हुआ परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब का परिवार जी। तो वो लोग पिछले 40-45 साल से कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे। तो अब जब वो लोग अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर गए हैं तेलुगु देशम के साथ, तो तब मुझे एक सीनियरिटी के तौर पर पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे आपके अलावा कितने थे लोग, कितने कैंडिडेट को इस बार भी दिया है? जरूरत के ऊपर 3 पार्लियामेंट लड़ रहे हैं हम लोग, एक राजमपेट कड़पा में लड़ रहे हैं, कर्नूल लड़ रहे हैं और गुंटूर लड़ रहे हैं। 3 पार्लियामेंट लड़ रहे हैं माइनॉरिटीज की तरफ से जी। वारिस साहब, 3 कांग्रेस दे चुकी है इस बार, फिर भी शिकायत है SDPI को। सेकुलरिज्म का, जमहूरियत का दावा करते हैं ऐसी कई पार्टियां। ऐसे में आप जमहूरियत की बका के लिए सपोर्ट किया जा सकता था, क्योंकि सभी पार्टियां ये कहती हैं कि जीतने वाले को ही टिकट दिया गया है इस बार। सही बात है, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसे अहमद अली खान साहब ये भी बता रहे थे, बाइफर्केशन 2014 के बाद जैसे बाइफर्केशन हुआ, कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया आंध्र प्रदेश जी। आंध्र प्रदेश में वजूद खत्म हो गया, ठीक। और यहां तक कि MLA का कर्नूल, जैसे कर्नूल में MLA का कैंडिडेट उम्मीदवार भी आखिरी टाइम पे आया है क्या? तो अब तक 2014 के बाद से मुसलमानों की याद आ रही, 2014 से बाइफर्केशन के बाद यही याद कांग्रेस को पहले नहीं आई। 2014 से पहले, ठीक, 2014 से पहले उम्मीदवार लड़े, अहमदुल्ला साहब, शबीर अली साहब नहीं थे। ये अहमद अली खान साहब का अपना हो सकता है, लेकिन हम जहां तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, इलाकाई पार्टियां हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अगरचे नहीं तो आप डेटा देख सकते हैं कांग्रेस आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमानों का। ठीक, अब्दुल वारिस साहब, फिलहाल आंध्र प्रदेश में अगर असेंबली की बात की जाए और पार्लियामेंट की बात की जाए, तो क्या मौक़िफ़ है अक़लियती वोट का? कितनी सीट अक़लियती वोट के जरिए लिए जा सकते हैं? देखो, जैसा रायलसीमा मुसलमानों का माना हुआ एक बहुत बड़ा मतलब तादाद रखने वाला इलाका है रायलसीमा जी। इसके अंदर कर्नूल, अनंतपुर, हिंदूपुर, चित्तौर, ये बहुत से मुसलमानों के हल्के हैं। यहाँ पर कड़पा, यहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। अभी तक हम देखते हैं कि मुसलमानों को बाजू कर दिया, किनारे कर दिया गया है। ठीक, ये सिर्फ कांग्रेस से हमारा ये नहीं, ये इलाकाई पार्टी
तेलुगुदेशम से भी हो या इलाका पार्टी वैसा जगनमोहन रेड्डी से भी यही हमारी शिकायत है। ठीक, क्या सबसे पहले इंसाफ अगर से मिला है तो इस हमारे सियासी इंसाफ होना चाहिए हमें सभा के साथ। ठीक है संजय तिवारी, जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सियासत में इस बार एक अजीब और गरीब इनकलाब देखने को एक भूचाल सा लग रहा है। पार्टियां बहुत हो गई हैं, लेकिन कास्ट की पॉलिटिक्स वहां पर बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में मुद्दे कहीं पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं और कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं माइनॉरिटीज का मुद्दा है, कहीं कापू है, कहीं कम्मा है, कहीं रेड्डीज है। तो इस चीज पर आपकी नजर वहां रही है, क्या कह रहा है आपका एक्सपीरियंस वहां के लिए? जिलानी, ये जो मोटा मोटी जो जिस तरह का जो पार्टी जिन वोट बैंक पर स्टेक लगा रही है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस है, वो SC ST वोट प्लस मुस्लिम वोट और प्लस रेड्डीज के वोट, वो जो है उनका कोशिश है कि ये वोट कंसोलिडेट होना चाहिए उनकी तरफ को, प्लस OBC वोट डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर तौर पर वाईएसआर कांग्रेस को यानी जगनमोहन रेड्डी को बम्पर मेजोरिटी मिलेगी। अब जो चंद्रबाबू नायडू की स्ट्रेटेजी है वो यही है कि SC ST वोट डिवाइड होना चाहिए, और वो SC ST वोट डिवाइड तब होगा जब जगनमोहन रेड्डी का जब जैसे बहुजन समाज पार्टी की मायावती से अलायंस हुआ और जो पवन कल्याण है यानी जनसेना पार्टी है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे TDP की तरफ नजर आ रही है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन कल्याण जो है आगे कुछ समय बाद हो सकता है कि वो TDP को अंदर खाने से समर्थन का पार्टी में एक संदेश चला जाए। जिन सीटों पर TDP कमजोर है वहां पर TDP जनसेना के लोगों का समर्थन करेगी, और जहां जनसेना के लोग मजबूत होंगे वहां पर TDP उनके लोगों को सपोर्ट करेगी। ये ऐसा अंदर खाने में एक अलायंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मली इसका अनाउंसमेंट नहीं होगा। जो TDP है यानी चंद्रबाबू नायडू है, वो बेसिकली कम्बास की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसका मेन जो उसका दिमाग है वो जो OBC वोट है यानी बैकवर्ड क्लास का जो वोट है, वो चाहते हैं कि वो बैकवर्ड क्लास का वोट प्लस जो अपर क्लास का वोट है वो उनके साइड आ जाए। अगर ऐसा सिचुएशन हो पाया तो जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू के लिए राहत की बात होगी और सत्ता में वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो अल्पसंख्यकों के लिहाज से आपने सवाल उठाया, अहमद अली साहब बहुत इस बात को कह रहे हैं कि जो है वो अल्पसंख्यकों के वोट, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो है अल्पसंख्यक वोट जो है बड़ी बुरी तरह से डिवाइड होने वाला है, और वो कोई बहुत मेजर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा जहां तक मुझे समझ में आता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जरूर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट जो है वो डिसिसिव पोजीशन पे हो सकता है, और वो कुछ सीटों पे वो डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन लोकसभा जहां तक चुनाव है वहां वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जगनमोहन रेड्डी जो है वो इस समय अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और YSRCP के बीच में अगर अल्पसंख्यक वोट डिवाइड होता है तो जाहिर तौर पर उसका फायदा चंद्रबाबू। बिल्कुल अहमद अली खान, जिस तरह से संजय तिवारी हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि असेंबली में हो सकता है कि कहीं ना कहीं उम्मीदवार जीत पाए माइनॉरिटीज के, लेकिन लोकसभा की लड़ाई बड़ी अजीब और गरीब है। इस वक्त कांग्रेस बड़े जोरों शोर से आगे आ रही है और पूरे मुल्क में लोकसभा को लेकर काफी नजर है लोगों की। अगर आंध्र प्रदेश की जो 25 सीटें हैं उसमें कांग्रेस, चूंकि सेंट्रल का मामला है, कौमी सियासत का मामला है, तो कांग्रेस क्या आगे बढ़ पाएगी आंध्र प्रदेश में लोकसभा को लेकर? लोकसभा की बात मैं आपको करूंगा कि जो दौरे हम लोग कर रहे हैं जी, कर्नूल के सारे पार्लियामेंट में हर जगह लोग, किसान बेहाल है, और किसान के लिए हमारी पार्टी ने, राहुल गांधी ने वादा किया है कि 2 लाख का खर्चा माफ कर दिया। गरीब जो और भी गरीब होते जा रहा है, जो बेहाल है, जिसकी उनके लिए मिनिमम इनकम गारंटी यानी सालाना 72,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया जाएगा ताकि उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से हम लोग लिफ्ट कर पाएंगे। ड्वाक्रा महिलाओं को हमने 2 लाख का खर्चा नहीं, ये सारे वादे लोकसभा के लिए आपने किए जरूर हैं, लेकिन एक चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा अली खान साहब कि अलहदा आंध्रा का जख्म जो आंध्रा को लगा है उसको क्या आंध्र प्रदेश के लोग भूल पाए हैं लोकसभा के लिए? जी बेशक, क्योंकि आज लोग आंध्र प्रदेश के हमारे को ये नहीं पूछ रहे कि बाइफर्केशन में क्या है, बाइफर्केशन का बात नहीं है। आज ये पूछ रहे कि हमारा हक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमें कब मिलने वाला है। तो आज सवाल ये है, ये बाइफर्केशन की बात नहीं है कि आज बात है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, और सारी 5 करोड़ आवाम जानती है कि ये सिर्फ
कांग्रेस से ही उसको पॉसिबल कर सकते हैं, सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। राहुल गांधी ने हर जगह वादा किया है, यहाँ तक कि कर्नूल शहर में भी आकर करा है, तिरुपति में करा है, दिल्ली में करा है, जर्मनी बर्लिन में करे है, यहाँ तक कि दुबई में तक भी उन्होंने अपनी बात रखी है। ठीक कि और आपको ताजुब होगा कि तिरुपति पिछले महीने जब राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी हुकूमत नहीं भी बनती है आंध्र प्रदेश में, तब भी वो अगर जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तब भी पहली फाइट, पहला सिग्नेचर जो है आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का होगा। ठीक है। अब्दुल वारिस साहब, आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस, बाइफरकेशन का, अलहदगी का जो जख्म है आंध्र प्रदेश को, वो भूल पाए हैं लोग, जैसा कि अहमद अली खान कह रहे हैं, और आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रायोरिटी बेसिस पर कौन सी ऐसी चीज है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आंध्र को कुव्वत मिले और एक ताकत मिले, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी आंध्र प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। अब्दुल वारिस। बेशक सेंट्रल को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इलाकाई जमातें जो भी है उनका भी अगर से सही नियत है तो आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते? सेंट्रल की जरूरत है, लेकिन ये पहले आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी मुसलमानों के साथ कोई भी पार्टी वो सिर्फ वादा करती है, वादे के बाद हर चीज भूल जाती है। ये हमारे साथ रहा है सामने। हाँ, अभी हाल ही में बाजू के स्टेट की बात नहीं करूंगा, लेकिन वक्त आने पर करना पड़ता है। केसीआर साहब 12% का निशाना लगाए रिजर्वेशन के लिए, बड़े ही जोश के साथ मुसलमानों ने हर चीज को साथ दिया, लेकिन क्या हुआ? 12% बर्फदान में बढ़ गया 12%। अब तक उसकी कहीं बात नहीं हो रही है। ठीक है, मुसलमानों को नहीं, आप, मैं पूरे आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश के तमाम मजहब के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश में पहली अब चीज क्या होगी जिसको लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये सरकार से हमको फायदा होगा? सबसे पहले कॉमन चीज अगर है तो आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं तो मेडिकल के बारे में देखना है, एजुकेशन के बारे में देखना है, ये कॉमन चीजें हैं। जैसे जमाने में वैएसआर साहब 4 आरोग्य श्री निकाले थे, तो बहुत से ये हो गए कांग्रेस पार्टी जब सीएम थे जब, तो जो बुनियादी तौर पर जो चीजें हैं, ये सबसे पहले पढ़ाई, एजुकेशन में बहुत बड़े पीछे हैं। एजुकेशन पहले चाहिए, मेडिकल चाहिए, सफर के लिए सहूलतें चाहिए। ये जब तक एक वेलफेयर स्टेट में नहीं मिलते, कोई चीज कोई आवाम के लिए नहीं, आवाम के लिए चीजें पहले मुहैया करना चाहिए, हर गवर्नमेंट चाहिए ये। लेकिन इसके बातें कभी नहीं होती, डेवलपमेंट की बातें कभी नहीं होती। कभी मस्जिद में उलझा देती है तो कभी मंदिर में बुला देती है उनको। ठीक, हर कोई गवर्नमेंट ये बोला जाता है कि चाहे हम वोट नहीं देते तो आगे बीजेपी आकर बैठ जाएगी। ये उलझे के मसाइल को सामने रखते हैं, जो बुनियादी मसाइल है उसे पीछा छोड़ाते हैं हर कोई। ठीक है संजय तिवारी, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ रहे, अब अलहदा हो गए, अब बीजेपी पर वो लगातार वार कर रहे हैं, और वाईएसआरसीपी की बात करें तो वहां पर कोई किसी को दोस्त बता रहा है बीजेपी का, कोई किसी को बी टीम बता रहा है, इस तरह की सियासत चल रही है, मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं। तो ऐसे में स्पेशल स्टेटस की हम बात कर लें, आंध्र प्रदेश की तरक्की की बात कर लें, क्या लगता है? असेंबली पर भी रेस चल रही है, लेकिन लोकसभा बहुत अहम है आंध्र प्रदेश में इस बार। वाईएसआर लीडर ने कहा था पिछले हफ्ते हमारे डिबेट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा वो स्पेशल स्टेटस देगा, हम उसकी तायीद करेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। क्या लोगों तक स्पेशल स्टेटस को लेकर लोग मान चुके हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट कर देंगे, स्पेशल स्टेटस देता है? क्योंकि वाईएसआर ने यह बात कही है। संजय। जिलानी, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये एक जुमला बन गया है आंध्र प्रदेश के लिए जी। इसको तेलुगु में प्रत्येक होदा बोलते हैं, और उसके लिए जो है हर पॉलिटिकल पार्टी का हर लीडर प्रत्येक होदा यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहा है। वो क्या होगा, कितना फायदा आंध्र प्रदेश को उस टर्म से के मिलने से होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के नेता जो उसके अध्यक्ष है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो भी स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस उनको देगा वो उसके साथ जाएंगे। अब बीजेपी अभी तक साफ तौर पर ये कहती रही है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो नीति आयोग है उसके मुताबिक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अब नए राज्यों को नहीं दिया जा सकता है। झारखंड भी मांगेगा, बिहार भी मांगे, ये उन्होंने कहा एक नई रेस स्टार्ट हो जाएगी, नई
नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी को वो मैजिक फिगर नहीं मिला तो उस सूरत में क्या वो वाईएसआरसीपी को उसका समर्थन लेने के लिए, वो टर्म देने के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का राज्य का दर्जा देने के लिए क्या वो राजी होगी और वो जनता के सामने इस बात को फिर कैसे रखेगी, ये बड़े सवाल है। और अगर वो इस टर्म के लिए राजी नहीं होती तो उस सूरत में जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिक्स में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। अब्दुल वारिस साहब, अगर आप खिलाफ हैं जिस तरह का माहौल है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कांग्रेस आती है, स्पेशल स्टेटस का मामला है और वहां पर इंसाफ का मामला है, तो ऐसे में किसकी ताईद आप करेंगे? कांग्रेस ही करेंगे, अवाम के लिए फायदा, हमारे लिए फायदा। ठीक, अहमद अली साहब, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, आपने तो कहा कि स्पेशल स्टेटस देंगे क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए स्पेशल स्टेटस के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस वहां पर लागू करेगी? इख्तिसार से। स्पेशल स्टेटस के अलावा किसानों का खर्चा माफी है, किसानों का खर्चा माफी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, जिस तरह जगन मोहन रेड्डी साहब ने कह रहे हैं कि जो पार्टी सेंट्रल में स्पेशल स्टेटस देगी उसी के साथ जाएंगे। सेंट्रल में तो या एनडीए है या यूपीए है। एनडीए ने पिछले 5 साल से तो स्पेशल स्टेटस मना कर दिया है। राहुल गांधी तो हमेशा वादा कर रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस हम देंगे। इसके बावजूद भी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है जगन साहब को, तो ये ताजुब की बात है। इसमें मैं जगन मोहन रेड्डी साहब के कुछ बातों में आपको याद दिला दूं कि डीमोनेटाइजेशन को इन्होंने अपने पूरी तरह से सपोर्ट किया, जीएसटी को पूरी तरह सपोर्ट किया। रामनाथ कोविंद साहब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए ठहरे थे, अनकंडीशनल सपोर्ट, ये अल्फाज थे जगन मोहन रेड्डी के, अनकंडीशनल सपोर्ट हम बीजेपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को दे रहे हैं। ठीक है, आप कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप कंडीशनल सपोर्ट है, चूंकि आंध्र प्रदेश का भी लोगों का जहन के स्पेशल स्टेटस मिलेगा तभी तरक्की होगी। बहरहाल आंध्र प्रदेश की आवाम क्या फैसला करेगी 23 तारीख को ये पता चलेगा कि उनके अपने मुतालबात, क्योंकि दोनों इलेक्शन है, असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन है, तो कौमी मुद्दे और रियासती मुद्दों पर किसको जीत मिलेगी, कौन मजबूत है आंध्र प्रदेश में, 23 तारीख को यह तय हो जाएगा। आप तीनों मेहमानों का, संजय तिवारी आपका भी और अहमद अली खान साहब और अब्दुल वारिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। तो आंध्र तेलंगाना में आज फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। आदाब।